ठीक है, तो लास्ट तक हमने एलपीजी ख़त्म कर लिया था। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हमें क्या कहता है? सबसे पहला कि ये एक प्रोसेस होता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। पहले के ज़माने में एम्प्लॉयज़ को, जो हमारे यहाँ काम करते थे, उनको एम्प्लॉयज़ कहा जाता था। आज के डेट में उन्हीं एम्प्लॉयज़ को रिसोर्सेज समझा जाता है। और कौन सा रिसोर्सेज? ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ पर वही हो रहा है, ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन किया जा रहा है। ये एक प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग किसी भी इंसान का स्किल और कैपेबिलिटी, किसी भी इंडिविजुअल एम्प्लॉय का स्किल और कैपेबिलिटी इन्हेंस करते हैं। ठीक है, ये हेल्प करता है किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेट करने में, जो कि फर्दर उसके बेटर परफॉर्मेंस, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी और ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी में भी मदद करता है। कैपिटल जो होता है दो टाइप का होता है। फिजिकल कैपिटल, जिसको टैंजिबल कैपिटल ये बोलते हैं, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, और दूसरा ह्यूमन कैपिटल, जिसको इनटैंजिबल कहते हैं, जिसको टच नहीं किया जा सकता है। मतलब किसी का स्किल्स, किसी का कैपेबिलिटीज़, ये सब आता है हमारा इनटैंजिबल ह्यूमन कैपिटल में। फिजिकल कैपिटल किसको कहते हैं? फिजिकल कैपिटल का मतलब होता है इनपुट जो कि रिक्वायर हो इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जैसे कि प्लांट, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल, कैश, इक्विपमेंट, मशीन्स, ये सारे एग्जांपल्स हैं फिजिकल कैपिटल के। इन्वेस्टमेंट जो हम लोग फिजिकल कैपिटल में करते हैं वो बेस्ड होता है एनालिसिस पे, जो कि ओवर द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब जितना भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसका हम लोग एनालिसिस करते हैं कि वेदर वो हमको पॉजिटिव रिटर्न देने वाला है या फिर हमको नेगेटिव रिटर्न देने वाला है। उस बेसिस पे हम लोग डिसीजन लेते हैं कि हम लोगों को फिजिकल कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। तो इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, अगर पॉजिटिव रिटर्न हुआ तो पर्सन को फिजिकल कैपिटल में इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर नेगेटिव रिटर्न हुआ तो उसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। वैसे ही ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? आज के दिनों में ह्यूमन कैपिटल बहुत ही ह्यूमन बीइंग एक्वायर्स वेरियस टेक्निकल और नॉन टेक्निकल नॉलेज थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस विच इज़ नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। आज के डेट में ह्यूमन बीइंग जो है, हमारे यहाँ के लोग जो हैं, वो जितना एक्सपीरियंस है उनका, जितना वो नॉलेज गेन कर सकते हैं, भले वो टेक्निकल नॉलेज हो या फिर नॉन टेक्निकल नॉलेज हो। और ये कब नॉलेज गेन करते हैं? अपने एजुकेशन के टाइम में, ट्रेनिंग के टाइम में, अपने एक्सपीरियंस से। ये सारा नॉलेज, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल नॉलेज जो है, उनको मदद करता है, इकोनॉमी को मदद करता है डेवलप होने के लिए। वो तो डेवलप होंगे, साथ साथ इकोनॉमी भी हमारी डेवलप होती जाती है। इसीलिए दे आर नॉट कंसिडर्ड लेस दैन अ कैपिटल एनीमोर। तो आज के डेट में इसीलिए एम्प्लॉयज़ को ह्यूमन रिसोर्सेज कैपिटल कहा जाता है। एक नॉर्मल इंसान मान के हम लोग नहीं चलते हैं। ह्यूमन कैपिटल इज़ नेसेसरी फॉर द प्रॉपर यूज़ ऑफ फिजिकल कैपिटल। अब जितना भी हम लोग इन्वेस्टमेंट फिजिकल कैपिटल में करते हैं, उसका प्रॉपर यूज़ तभी हो सकता है जब ह्यूमन कैपिटल जो हो तुम्हारा बेहतर हो। यानी ह्यूमन कैपिटल यानी ह्यूमन रिसोर्सेज जो हों वो स्किलफुल हों, कैपेबल हों, तभी फिजिकल कैपिटल का सही से यूज़ किया जा सकता है। Investment in human capital is necessary to make a person competent in the field of trainer, or we can say he should be capable enough to teach other as professor or other professional। मतलब जो भी हम लोग ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो बहुत ज़रूरी है कि एक पर्सन को कम्पिटेंट बनाया जा सके इन द फील्ड ऑफ ट्रेनर। मतलब हम लोग उसको कम्पिटेंट बना रहे हैं ताकि वो और लोगों को कम्पिटेंट बना सके, यानी उसको एक ट्रेनर के रूप में तैयार किया जाता है। या हम लोग कहें कि ही शुड बी कैपेबल इनफ टू टीच अदर्स। उसको इतना कैपेबल बनाइए कि वो दूसरों को भी टीच कर सके, भले वो प्रोफेसर के रूप में करे या फिर किसी प्रोफेशनल के रूप में। जैसे एक सीए में होता है, आर्टिकलशिप होता है, ट्रेनिंग होता है 2 साल का किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर। तो वो ट्रेनिंग जो होता है, वो ट्रेनिंग कौन प्रोवाइड करेगा? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा। तो एज अ प्रोफेशनल भी आप किसी को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। दिस ऑल्सो हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ये ह्यूमन कैपिटल के फॉर्मेशन में मदद करता है। अब इसके सोर्सेज क्या क्या हैं? ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन मतलब किसी भी इंसान के अंदर स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ बढ़ाने का कई तरीका होता है। जैसे कि हम लोग एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट करें, उसके हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट करें, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, ठीक है, या फिर उसको माइग्रेट करने में मदद करें, या फिर उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। अब ये क्या क्या है हम लोगों को इसमें पांचों अलग अलग पढ़ने हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा एजुकेशन और हेल्थ।
ठीक है। सबसे पहला है एजुकेशन। क्या बोलता है एजुकेशन? जब हम लोग एजुकेशन में एक्सपेंडिचर करते हैं तो इकोनॉमी लिटरेट बनेगी, लिटरेट बनेगी तो नए स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ आएंगे, जिसकी वजह से वो बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे जितने भी एजुकेटेड पर्सन हैं वो। एजुकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एजुकेशन। अ वेल एजुकेटेड पर्सन इज ऑलवेज मोर स्किलफुल दैन अ अनएजुकेटेड पर्सन विच हेल्प्स हिम टू अर्न बेटर इनकम। मतलब एक वेल एजुकेटेड पर्सन जो होता है वो हमेशा बहुत ही लाभदायक होता है, बहुत ही हेल्पफुल होता है, ताकि वो ज़्यादा बेटर इनकम कमा सके। किससे? अनएजुकेटेड पर्सन से। मतलब अगर वेल एजुकेटेड पर्सन है, उसके पास स्किल्स हैं, उसके पास कैपेबिलिटीज़ हैं, तो वो ज़्यादा अर्न कर सकता है। किससे ज़्यादा अर्न कर सकता है? अनएजुकेटेड पर्सन के कंपैरिजन में। ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज सिमिलर टू द इन्वेस्टमेंट ऑन कैपिटल गुड्स विच प्रोवाइड्स फ्यूचर बेनिफिट। एजुकेशन पे किए जाने वाला इन्वेस्टमेंट जो होता है वो उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना कि हम लोग कैपिटल गुड्स पे करते हैं, जो कि हमको फ्यूचर में बेनिफिट देने वाले हैं। ठीक है। बेनिफिट ऑफ एजुकेशन ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ में एजुकेशन पे किए जाने वाले खर्च से हमको क्या बेनिफिट मिलता है? तो सबसे पहला कि इन्हेंस्ड स्किल और कैपेबिलिटीज़ जब एम्प्लॉयज़ में होंगे तो वो इकोनॉमी को बेटर वे में सर्व कर सकेंगे। ईजी अंडरस्टैंडिंग होगा चेंजेस का ऑकर्ड इन द टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अगर हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास कैपेबिलिटीज़ हैं, तो टेक्नोलॉजी में आने वाले चेंजेस को हम ईजिली समझ सकते हैं। तीसरा, इंक्रीज इन कंपटीशन इन इकोनॉमी हेल्प्स इन इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब अगर हर कोई एजुकेटेड होगा तो सब एक दूसरे से compete करेंगे, और compete करेंगे तो हर कोई दूसरे से बेहतर बनने का कोशिश करेगा, जिसकी वजह से लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधरेगा, इकोनॉमी डेवलप होगी। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल। कोई भी पर्सन के पास, जिसके पास स्किल्स है, कैपेबिलिटीज़ है, वो बेहतर कमाता है, और ये उन्हें मोटिवेट करेगा टू मेक इनोवेशंस। जब हमारे पास स्किल्स होंगे, कैपेबिलिटीज़ होंगे, तो हम नया सोचने का कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से इनोवेशंस के जो आइडियाज़ हैं वो ओपन होंगे। दूसरा, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, यानी सिंपली बोलो तो मेडिसिन। ठीक है। तो ये क्या क्या होता है? सबसे पहला, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग हेल्दी ह्यूमन फोर्स इन एन इकोनॉमी। मतलब किसी भी इकोनॉमी में अगर ज़्यादा बीमार लोग हैं तो वो इकोनॉमी मोर इफ़िशिएंट और इफेक्टिव मैनर में काम नहीं कर सकती है। तो इन दैट सिचुएशन जब हम लोग हेल्थ पे एक्सपेंडिचर करते हैं तो हमारे इकोनॉमी में एक हेल्दी ह्यूमन फोर्स तैयार होता है। हेल्दी ह्यूमन फोर्स मतलब कि जो लोग बेहतर तरीके से अपने इनर बॉडी को डेवलप कर चुके हैं, अपने आंतरिक स्वास्थ्य को जब कोई अच्छा रखेगा तो वो बेटर एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस से काम करेगा, जो कि इकोनॉमी को बेहतर चलाने में मदद करता है। पुअर हेल्थ अगर ह्यूमन बीइंग का रहेगा तो वो उसके कैपेबिलिटीज़ को एडवर्सली अफेक्ट करेगा, और इसकी वजह से उसके इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में कमी आ सकती है। ये हेल्प करता है किसी भी पर्सन को अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में, जैसे कि इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, अर्निंग कैपेबिलिटीज़। देखो, एक स्वस्थ आदमी ज़्यादा कमाएगा, एक स्वस्थ आदमी बेहतर तरीके से रहेगा, तो ये उसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई करेगा। इट इज़ ईजी फॉर अ हेल्दी एम्प्लॉय टू वर्क विथ मोर एफिशिएंसी इन चैलेंजिंग सिचुएशन। जब चैलेंजिंग सिचुएशंस आते हैं तो उस वक्त में एक हेल्दी पर्सन ज़्यादा एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस से काम करता है, और एक अनहेल्दी पर्सन जो होता है वो कम एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस से काम करता है। फॉर्म ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर, किस किस तरीके से हम लोग हेल्थ एक्सपेंडिचर कर सकते हैं? सबसे पहला, एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, हमेशा हेल्थ चेकअप कराओ। बेटर सैनिटेशन फैसिलिटी, साफ़ सुथरी जगह पे रहो। हेल्थ इंश्योरेंस कराओ कि अगर बीमारी हो गए तब भी आपके पास पैसे की कमी ना हो इलाज के लिए। और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सबसे इंपॉर्टेंट कि पानी साफ़ पियो तो आप बीमार नहीं पड़ोगे। नेक्स्ट आपका और क्या तरीका है ह्यूमन कैपिटल को प्रमोट करने का, उसको इम्प्रूव करने का? तो वो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। मतलब लर्निंग वाइल डूइंग भी इसको कहेंगे हम लोग, कहते हैं इसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज के नाम से भी इसको जाना जाता है। मतलब कि आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग, आप जॉब करते करते आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिल रहे हैं, ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपके पास टेक्निकल नॉन टेक्निकल नॉलेज आ रहा है, तो उससे भी इंसान डेवलप होता है। फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, वेरियस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग टू देयर एम्प्लॉय। अपने एम्प्लॉयज़ को ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। दीज टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग आर लेस कॉस्टली, बहुत कम कॉस्टली होगा क्योंकि काम करते करते आप सीख रहे हो। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज़ ऑफ ह्यूमन फोर्स के स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करने में मदद करेगा। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द एम्प्लॉयज़ टू अपडेट देमसेल्फ फ्रॉम टाइम टू टाइम। जब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं, जिसकी वजह से वो ऑन द टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट रखेगा।
इट कैन बी प्रोवाइडेड इन डिफरेंट फॉर्म, कई तरीके से दिया जा सकता है, जैसे वर्कर मे बी ट्रेंड इन द कैंपस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द सुपरविजन ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनके सुपरविजन में आप काम करो, या वर्कर्स मे बी सेंट ऑफ द कैंपस फॉर ट्रेनिंग, मतलब वर्कर्स को जिस कैंपस में आप काम कर रहे हो उससे बाहर भेजा जाए एक क्लासरूम कोर्स के लिए, या फिर एक ऐसा डेमो लेक्चर तैयार किया जाए जहाँ पर आपको सीखने को मिले। एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, माइग्रेशन क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाने के प्रोसेस को माइग्रेशन कहते हैं। अब माइग्रेशन किस तरीके से किसी ह्यूमन बीइंग का कैपेबिलिटीज़, उसका स्किल कैसे बढ़ा सकता है। तो सिंपल सा बात, गांव में रहने वाले लोगों के पास ना बेटर एजुकेशन है, ना बेटर स्किल्स हैं, ना बेटर कैपेबिलिटीज़ हैं, तो उन स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए वो लोग गांव से शहर आता है, और जब हम लोग उन लोगों का मदद करें गांव से शहर आने में, उनका मदद करें माइग्रेट करने में, तो इस वजह से भी हमारा ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच पीपल माइग्रेट टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ जॉब, बेटर सैलरी और जॉब के लिए वो लोग माइग्रेट करता है। अनएम्प्लॉयड पीपल माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो उस जगह से अर्बन एरियाज यानी शहरी इलाके में आना एक माइग्रेशन कहलाता है। टेक्निकली एबल पर्सन माइग्रेट फ्रॉम इंडिया टू अनदर कंट्री इन सर्च ऑफ बेटर पैकेज, मतलब इंडिया से बाहर अगर हम जा रहे हैं कोई काम करने के लिए तो वो भी हमारा माइग्रेशन ही कहाएगा। माइग्रेशन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग कॉस्ट, क्या क्या कॉस्ट होगा माइग्रेशन में। सबसे पहला कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आप एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर रहे हो। हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग इन माइग्रेटेड एरिया, आप जो दूसरे जगह जा रहे हो वहाँ पर रहने में, खर्च करने में, वहाँ का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल शहर में आपका खर्च ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू गांव। तीसरा साइकिक कॉस्ट, यानी कॉस्ट ऑफ इंक्रीज स्ट्रेस और लॉस ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब जिस क्वालिटी ऑफ लाइफ में आप घर पे आराम से रहते थे, खाना हाथ में मिलता था, बढ़िया क्वालिटी का खाना, बाहर जा रहे हो खुद बनाना पड़ रहा है, कैसे भी काम चल रहा है, तो इससे जो होने वाला स्ट्रेस है, ये इसका भी एक साइकिक कॉस्ट होता है। साइकिक कॉस्ट मतलब दिमाग में चल रहे चीज़ों के कारण हुई इनएफिशिएंसी से रिलेटेड जो कॉस्ट होगा वो भी आपका माइग्रेशन में लगेगा। Expenditure on migration can only be possible if cost incurred on migration is lower than enhanced earning in migrated places। तो जब भी एक्सपेंडिचर हम लोग माइग्रेशन पे करते हैं तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम लोग जो कॉस्ट इनकर कर रहे हैं इन द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन उससे बेटर हम लोग अर्न कर लें। यानी किसी को माइग्रेट करने में 5 लाख रुपए लग रहा है और उसको सैलरी हाइक 2 लाख रुपए का मिल रहा है, तो दैट इज़ नॉट द डेवलपमेंट या इम्प्रूवमेंट। तो माइग्रेशन नहीं करो, इससे बेटर है। अगर आप कहीं माइग्रेट कर रहे हो, आपको माइग्रेट करने में 2 लाख रुपए का कॉस्ट लग रहा है और आपका सैलरी इन्हेंसमेंट या फिर सैलरी हाइक जो मिल रहा है आपको वो 5 लाख रुपए का मिल रहा है, तो दैट इज़ द पॉजिटिव सिचुएशन, आप माइग्रेट कर सकते हो। आखिरी और आज के डेट का सबसे इंपॉर्टेंट कि एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन अबाउट एजुकेशन, लेबर मार्केट एटसेट्रा, इट रेफर्स टू द कॉस्ट इनकर्ड, जो भी कॉस्ट इनकर होता है ऑन एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू लेबर मार्केट एंड अदर मार्केट। मार्केट के बारे में समझने के लिए जो भी पैसा खर्च करती हैं कंपनीज, उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स अमाउंट ऑफ मनी इनकर्ड ऑन सीकिंग इन्फॉर्मेशन पता लगाने में खर्च होने वाला पैसा, अबाउट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, देयर स्टैंडर्ड, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, केपेबल कैंडिडेट्स एटसेट्रा। यानी इन सारी चीज़ों का पता लगाने में जो भी पैसा खर्च हो रहा है ये भी होता है, इससे भी क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, किस तरीके से ह्यूमन कैपिटल इकोनॉमिक ग्रोथ पे अपना असर डालता है, किस तरीके से ह्यूमन कैपिटल इकोनॉमिक ग्रोथ में बदल जाता है, किस तरीके से ह्यूमन कैपिटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्लूड्स इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। अब रियल और नोशनल नेशनल इनकम हम पढ़ाए थे, नेशनल इनकम के आखिरी दिन हम पढ़ाए थे नोशनल इनकम और रियल इनकम। नोशनल इनकम क्या होता है, नोशनल इनकम का मतलब होता है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एट करंट ईयर प्राइस। ठीक है, और रियल इनकम उसको हम लोग कंपेयर करते हैं प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एट बेस ईयर प्राइस, और क्वांटिटी भी बेस ईयर प्राइस का रहे, यानी P0 Q0 रहे और यहाँ पर P0 Q1 रहे, तो दोनों का कंपैरिजन इज नॉट एक्चुअल डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी, क्योंकि इन्फ्लेशन से भी पैसा बढ़ सकता है कमोडिटी का। ठीक है, तो रियल नेशनल इनकम इज़ द एक्चुअल मेजरमेंट कि आपका इकोनॉमी किस तरीके से डेवलप किया है, जिसमें कि हम लोग बेस ईयर के वेट को और करंट ईयर के वेट को दोनों को हम लोग एक ही वेरिएबल से कैलकुलेट करते हैं, वो है बेस ईयर के प्राइस से, तब हमें पता चलता है कि हमारा डेवलपमेंट कितना हुआ है। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है हमारे रियल नेशनल इनकम को बढ़ाने में मदद करता है। एजुकेटेड पर्सन ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमी में,
इलिटरेट पर्सन के कंपैरिजन में। हेल्दी पर्सन ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है अनहेल्दी पर्सन के कंपैरिजन में। एजुकेशन जो होता है नॉलेज प्रोवाइड करता है सोसाइटी को, जो उन्हें समझाता है कि जो भी सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं वो बहुत अच्छा है, जो कि इन्वेंशंस के स्कोप को बढ़ाता है और इनोवेशंस के स्कोप को बढ़ाता है। इट इज़ ईजी टू अडेप्ट न्यू टेक्नोलॉजी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेटेड लेबर। मतलब एजुकेटेड लेबर है तो आप न्यू टेक्नोलॉजी को ईजिली अडेप्ट कर सकते हो। ये एक तरीके से समझो तो तुम्हारा समरी बनाया हुआ है पिछले 5 पॉइंट्स का। It is difficult to measure economic growth due to increase in human capital because education measured in terms of schooling, teacher-pupil ratio, enrollment ratio, which may not reflected the quality of education। मतलब कि कितने numbers of school हैं, कितने वहाँ पर educated teachers हैं, teachers का quality कैसा है, ये तुमको नहीं बता सकता है कि आपका education ने किस तरीके से contribute किया economic growth में। ठीक है। हेल्थ सर्विसेज कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मोर्टेलिटी रेट, बट इट मे नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल। मतलब कि हेल्थ सर्विसेज जो है अगर उसको मेजर किया जाए तो उसको हम लोग मेजर करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी से, मोर्टेलिटी रेट से, लेकिन ये आपका लोगों का जो करंट स्टेटस है हेल्थ का वो नहीं बताता है। तो उसका बेनिफिट और उसका डिसएडवांटेज दोनों दिया हुआ है, एक समरी टाइप का, इसको रट जाना बिल्कुल आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नीड ऑफ एन आर। ये क्या है भाई? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आया था, इसके अनुसार वर्ल्ड इज रैपिडली चेंजिंग इन द फील्ड ऑफ नॉलेज विथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मशीन्स टुक ओवर द जॉब्स ऑफ मेनी अनस्किल्ड लेबर्स। मतलब 2020 एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार हमारा जो पूरा दुनिया है वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है नॉलेज की वजह से। अब क्योंकि मशीन्स जो है ऑटोमेटेड मशीन्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से कई सारे वर्कर्स जो अनस्किल्ड हैं उनका जॉब जा रहा है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास स्किल्ड वर्कफोर्स होने चाहिए विच कैन ओनली बी पॉसिबल विथ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और स्किल्ड वर्कफोर्स तभी पॉसिबल होगा जब हम ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन करेंगे। Due to change in climate with increasing pollution and depleting resources, problem of shift in how we meet the world's energy, water, food, etc. results in need for new skilled labor in the field of biology, chemistry, physics etc. मतलब कि हमारे देश में, हमारी दुनिया में पॉल्यूशन इतना तेज़ी से बढ़ रहा है और रिसोर्सेज इतना तेज़ी से घट रहा है, जिसकी वजह से हमारा एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि हमारा जो नीड है, वर्ल्ड का जो नीड है एनर्जी का, वाटर का, फूड का, वो नीड बढ़ता जा रहा है और ये रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ज़रूरत है कि हम लोग न्यू स्किल्ड लेबर्स को तैयार करें, जो कि किस फील्ड में हो, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, ताकि वो इन रिसोर्सेज के नीड्स को फुलफिल कर सकें। तो दो चीज़ हो गया हमारा, एक एजुकेशन पॉलिसी बढ़ रहा है, एडवांस मशीन है, तो अनस्किल्ड लेबर्स अपना जॉब खो रहा है। ठीक है। दूसरा है कि हमारा क्लाइमेट कंडीशन बिगड़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से एनर्जी, वाटर, फूड का स्कार्सिटी हो रहा है। तो इन सेक्टर्स में हमें बढ़िया नॉलेज, बढ़िया स्किल्ड वर्कर्स चाहिए। नेक्स्ट, इमर्जेंस ऑफ पैंडेमिक रिजल्ट्स इन नीड फॉर स्किल्ड लेबर्स इन फील्ड ऑफ रिसर्च, ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स। तीसरा पॉइंट कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और क्यों ज़रूरी है, तो जो पैंडेमिक आया, कोरोना जो आया, उसकी वजह से हमें पता चला कि इन फील्ड्स में, रिसर्च, ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट में भी हमें स्किल्ड लेबर्स का ज़रूरत है। When India is heading towards the third largest economy, it becomes necessary for the country to develop vision which put emphasis on human capital formation on the basis of knowledge। मतलब कि जब इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की ओर बढ़ रहा है तो ज़रूरी है कि हम इस बीच पर ध्यान दें कि नॉलेज के बेसिस पे हम अपने ह्यूमन कैपिटल को बेहतर तरीके से फॉर्म कर सकें। सो दिस इज द पॉइंट्स that explains why human capital formation is necessary in the economy. Next, importance और रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का इंपॉर्टेंस क्या है और उसका रोल क्या है इकोनॉमी में। सबसे पहला, इफेक्टिव यूज़ ऑफ फिजिकल कैपिटल। जो भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने फिजिकल कैपिटल में, मशीन्स, बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट्स, इन सब को हम लोग इफेक्टिवली यूज़ तभी कर सकते हैं जब ह्यूमन कैपिटल हमारा इजीली अवेलेबल और बेटर स्किलफुल और कैपेबल ह्यूमन कैपिटल अवेलेबल हो तब। Human capital formation leads to improvement in skills and capabilities of human resources. This helps them to adapt the technology of physical capital and helps them to use it more effectively. मतलब physical capital में जो भी development हो रहे हैं उनका easy
अडेप्टेशन और उसका बेटर यूज, इफेक्टिव यूज पॉसिबल है जब ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन हो। दूसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इनडायरेक्टली हेल्प करता है हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में, ठीक है, ऑफ एग्जिस्टिंग लेबर, जो कि ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हमारा सहयोग देता है। लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, जब हम लोग चीज़ों को इफेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं, जब हम लोग मोर एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है एग्जिस्टिंग लेबर फोर्स का, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो ऑब्वियस सा बात है कि जब एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस रहेगा तो हमारा वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम होगा। Improvement in human capital formation helps in formulating innovative ideas, technological development, जो कि reduce करेगा wastage of resources in an economy. Next, हेल्थ से रिलेटेड कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारा इंक्रीज हो रहा है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हेल्प कर रहा है लोगों के हेल्थ को सुधारने के लिए बाय मेकिंग इम्प्रूवमेंट्स इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, जिसकी वजह से लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रहा है कंट्री में, और जब लोग ज़्यादा दिन तक जिंदा रहेंगे तो ज़्यादा दिन तक एफिशिएंट और इफेक्टिव रहेंगे और बेटर डेवलपमेंट हो पाएगा इकोनॉमी का। इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अगर एजुकेशन सुधरेगा, हेल्थ सुधरेगा, फैसिलिटीज़ सुधरेंगी, कई सारी सैनिटेशन फैसिलिटी सही होगा, जितने भी चीज़ें हैं जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करते हैं वो अगर बेहतर होंगे तो ऑब्वियस है कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधरेगा। अब प्रॉब्लम क्या है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में? पहला प्रॉब्लम ब्रेन ड्रेन, मतलब पूरी दुनिया आंख लगाए बैठती है कि कौन से देश में बेटर इंसान मिले ताकि हम उसे उठाकर अपने देश में ले आए इन ल्यू ऑफ हाई पैकेजेस सैलरी, ताकि हमारा देश डेवलप करे, उनका नहीं। जैसे हमारे यहाँ के सुंदर पिचाई, सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, सुंदर पिचाई फेसबुक के सीईओ, तो ये लोग वहाँ गए, अगर ये इंडिया में रहते तो बेहतर काम कर सकते थे, ठीक है, वहाँ गए तो वहाँ के लिए बेहतर काम किया, ठीक है। आज के डेट में गूगल मैप हमारा होता, मतलब गूगल मैप तो नहीं होता, मतलब मैप हमारा होता, आज के डेट में असिस्टेंट एआई जो होता हमारा होता, लेकिन क्योंकि ये लोग वहाँ चले गए तो हमारा देश डेवलप उतना नहीं कर पाया। आज भी हम लोग उनकी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रहे हैं। पीपल जो हैं वो माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी एंड हैंडसम सैलरी, अच्छे सैलरी और बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। दिस क्रिएट्स अ शॉर्टेज ऑफ क्वालिटी पीपल विथ हाई कैलिबर लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एट्सेट्रा इन डेवलपिंग कंट्रीज। जो डेवलपिंग कंट्रीज में बेटर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट होते हैं, उनको दूसरी कंट्रीज हायर कर लेती हैं, जिसकी वजह से डेवलपिंग कंट्रीज में इन लोगों की कमी हो जाती है। नेक्स्ट, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। Increase in population results in shortage of resources which adversely affect the human capital formation। यहाँ पर हम लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ा रहे हैं, और साथ साथ जब तक ये फैमिली प्लानिंग वाला 2 बच्चे ही हैं, अच्छे वाला 2 बच्चे मिट्टी के बाकी बच्चे हैं, बाकी आप समझ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जब तक नहीं लागू की जाएंगी हमारा पॉपुलेशन बढ़ता चला जाएगा, और पॉपुलेशन जब तक बढ़ता रहेगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तो हो रहा है मगर वो एडवर्सली अफेक्ट करेगा हमारी इकोनॉमी को, क्योंकि उतने लोगों का ज़रूरत नहीं है या हमारे पास उतना रिसोर्सेज नहीं है कि हम उतने लोगों को ईजिली हैंडल कर सकें। नेक्स्ट, वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। द परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ नॉट सफिशिएंट, हमारे यहाँ सफिशिएंट नहीं है, जिसकी वजह से हमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हिंड्रेंस देखने को मिलता है। सीरियस इनएफिशिएंसीज, इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज लाइक अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ एजुकेटेड पीपल, जो एजुकेटेड पीपल है उनके लिए जॉब्स नहीं है। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ड्यू टू इलिटरेसी, लोग लिटरेट नहीं है, जिसकी वजह से रिसोर्सेज तो अवेलेबल है मगर कैपेबल, स्किलफुल नहीं है, तो अंडर यूटिलाइजेशन होता है हमारा। पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़, ये सब क्रिएट करता है हर्डल किस चीज़ में? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। नेक्स्ट है हमारा inefficient resources required for human capital formation is insufficient than required. This results in inadequate facilities for human capital formation। मतलब human capital formation के लिए जो resources चाहिए वो हमारे पास insufficient है, और जिसकी वजह से हम human capital formation नहीं कर पा रहे। तो ये सारे problems हैं human capital formation में कि किन किन वजहों से human capital form नहीं कर पा रहा है, हमारे यहाँ better वे में उसका फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। हो रहा है तो कोई लेके चल जा रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, उतने को हम लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास साइंस बढ़िया नहीं है, टेक्नोलॉजी बढ़िया नहीं है, लोग इनएफिशिएंट हैं क्योंकि इलिटरेट हैं, और हमारे पास रिसोर्सेज इनएफिशिएंट हैं जो कि ह्यूमन कैपिटल के फॉर्मेशन में मदद करते हैं।
नेक्स्ट है ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या अंतर है। तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है, ह्यूमन कैपिटल कंसिडर्स एजुकेशन और हेल्थ एज द मीन्स ऑफ इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी। अगर लेबर का प्रोडक्टिविटी करना है तो वो एजुकेशन और हेल्थ दोनों को लेता है, ठीक है। और ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो कहता है कि एजुकेशन और हेल्थ जो है वो इंटेग्रल पार्ट है ह्यूमन बीइंग का, जो प्रोवाइड करता है ह्यूमन बीइंग को कैपेबिलिटी टू मेक चॉइस ऑफ व्हाट दे वैल्यू। मतलब कि ह्यूमन कैपिटल जो है वो बताता है कि एजुकेशन और हेल्थ हमारे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, और ह्यूमन डेवलपमेंट बताता है कि वो ह्यूमन बीइंग को डेवलप करेगा ताकि उसको जितना वैल्यू मिलना चाहिए उसको उतना वैल्यू मिले। ह्यूमन कैपिटल जो है वो है नैरोअर कॉन्सेप्ट, मतलब ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर आता है, नैरो कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल किस चीज़ पे फोकस करता है कि हमें जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर रिटर्न बढ़िया है, और ये रिटर्न को मेजर नहीं करता है, ये केवल ध्यान देता है कि लोग डेवलप करने चाहिए। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया इज द आउटकम ऑफ, अब आउटकम किस किस चीज़ का, वही पांचों चीज़ का, क्या क्या, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन और इन्फॉर्मेशन। इन पांचों में इन्वेस्ट कर रहे हो तो तुम्हारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया में हो रहा है। India is a federal country with union government, state government and local government, which simultaneously makes expenditure on the two most important source of human capital, that is education and health। हालांकि ये सच्चाई नहीं है, फिर भी हम देखा जाए तो हमारे देश में फेडरल कंट्री, हमारा जो इंडिया है फेडरल कंट्री माना जाता है, जिसमें कि कई लेवल्स पे गवर्नमेंट होती है। इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट, और ये सारी जितनी गवर्नमेंट्स हैं ये सारी मेहनत करती हैं ताकि दो इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स को डेवलप किया जाए, वो है एजुकेशन और हेल्थ। बोथ प्राइवेट और पब्लिक इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट इन दीज टू सेक्टर्स, दैट इज एजुकेशन एंड हेल्थ। एजुकेशन और हेल्थ दोनों सेक्टर्स में प्राइवेट और पब्लिक दोनों इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हैं। नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल। इसीलिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है इन रीजन्स के कारण। कौन कौन से रीजन्स? द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ मेक सब्सटेंशियल लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट एंड कैन नॉट बी इजली रिवर्स्ड। मतलब कि जो भी एक्सपेंडिचर हम लोग एजुकेशन और हेल्थ पे कर रहे हैं इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी है कि गलत तरीके से इसका यूज़ ना हो। Consumer of these services do not have complete information about the quality of service and their cost। जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं एजुकेशन में और हेल्थ सर्विसेज जो भी दी जा रही हैं उनका एक्चुअल कॉस्ट क्या है और उनको उसका क्वालिटी क्या है, ये उसके कंज्यूमर को नहीं पता है, क्योंकि वो तो सीखने आ रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी है कि गवर्नमेंट इस चीज़ पे ध्यान दे कि बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स होने चाहिए, बेटर क्वालिटी सर्विसेज होने चाहिए, और कॉस्ट जो है वो मिनिमम होना चाहिए, या जो भी फिक्स्ड है गवर्नमेंट द्वारा वो होना चाहिए। एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडर्स जो हैं मे हैव मोनोपोली पावर और दे मेक एक्सप्लॉइट द कंज्यूमर। उनके पास मोनोपोली पावर होता है और वो कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन कौन है भाई, एक बार ये भी देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहला स्कूल लेवल पे हम लोग देखें तो हमारा NCERT है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। यूनिवर्सिटी जो कॉलेज लेवल पे देखते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC है, और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये तुम्हारा हो गया टेक्निकल नॉलेज के लिए कॉलेज लेवल का है ये भी। फिर हेल्थ लेवल पे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, ठीक है। तो ये सारा एक बार याद कर लेना, MCQ में आ सकता है, ठीक है, ये वाला जो है MCQ में आ सकता है। बेसिक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर जो है वो फंडामेंटल राइट है सिटीजन का। डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया में जहाँ पर बहुत सारे लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बेसिक एजुकेशन और बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट के लिए कि वो एक स्पेसिफिक एज ग्रुप तक बच्चों को और एक जो भी पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले हैं उनको बेटर हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके और बेटर एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, ताकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर सके, ताकि वो लोग जो सोशली ऑप्रेस्ड क्लासेस हैं उनको भी मौका मिले आगे बढ़ने का। एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, अब यहाँ पे थोड़ा डेटा हम लोग खेलेंगे। ये क्या है भैया, देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, ग्रोथ इन एजुकेशन कैसे कैसे। सबसे पहला टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय गवर्नमेंट इंक्लूड 7.92% ऑफ एक्सपेंडिचर इन 1952, जो कि आज 15.7% है। 2014 के बजट में 15.7% एजुकेशन पे खर्च किया गया है, जो कि 1952 में अराउंड 7.92% हुआ करता था।
1952 में जो जीडीपी था हमारा, उसमें 0.64 ऑफ एजुकेशन सेक्टर विच इज इंक्रीज टू 4.13 इन। अच्छा, जीडीपी जो हमारा 1952 में हुआ करता था, उस जीडीपी का 0.64 पार्ट, मतलब मान लो अगर जीडीपी उस समय 4% या 3% चल रहा हो, तो 0.64% ऑफ द जीडीपी जो था हमारा क्या होता था, एजुकेशन होता था, जो कि 2014 के जीडीपी में 4.13% जो है हमारा जीडीपी का ये कंट्रीब्यूट करता था। कौन? एजुकेशन सेक्टर। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? गवर्नमेंट जो है स्पेंड करती है मोर ऑन एलिमेंट्री और प्राइमरी एजुकेशन एंड लीस्ट ऑन हायर एंड टेरिटरी एजुकेशन। मतलब वो प्राइमरी जो बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करना है, जो स्टार्टिंग एट द एज ग्रुप ऑफ 14 ईयर्स तक आपको राइट टू एजुकेशन है। आप काम नहीं कर सकते हो, वरना आप जो भी आपको काम कराएगा आपसे, वो चाइल्ड लेबर के लॉ में उसको सज़ा मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट जो है खर्च करती है मोस्टली एलिमेंट्री और प्राइमरी एजुकेशन पे। Expenditure on tertiary education is important. Average expenditure on tertiary education is less, but expenditure per student is higher. जो गवर्नमेंट खर्च करती है टेरिसरी एजुकेशन यानी कि हायर लेवल एजुकेशन पे, वो भले ही कम हो, मगर पर स्टूडेंट वो बहुत ज़्यादा है। बट इट डज नॉट रिक्वायर टू ट्रांसफर फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू एलिमेंट्री एजुकेशन। वी ऑल्सो नीड टू एक्सपैंड मोर on higher educational institution to create more teachers, so expenditure is required on all levels। मतलब कि केवल एलिमेंट्री पे खर्च करने से कुछ नहीं होगा, आप हायर एजुकेशन पे भी गवर्नमेंट को खर्च करना चाहिए ताकि बेटर टीचर्स बन सकें। ठीक है, जो बेटर टीचर्स होगा तब हम लोग बेटर तरीके से और लोगों को ट्रेन कर सकेंगे। तो 2014-15 में एजुकेशन एक्सपेंडिचर जो था वो हाईएस्ट था हिमाचल प्रदेश में, जो कि 34.651 था, और लोएस्ट था बिहार में जो कि 4.088 था पर पर्सन। ठीक है, फिर है प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। एक तपास मजूमदार कमेटी आया जिसने एस्टिमेट किया कि 1.34 लाख करोड़ रुपीस 10 साल के अंदर खर्च होने चाहिए इन द एजुकेशन सेक्टर। वो 10 साल 1998-99 से 2006-2007 तक चल रहा था हमारा। राइट टू एजुकेशन एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया 2009 में, जो कि फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है टू द चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 6 to 14। इसी को प्रमोट करने के लिए मिड डे मील भी लाया गया था। एजुकेशन सेस को बढ़ाकर 4% कर दिया गया गवर्नमेंट द्वारा सारे यूनियन टैक्सेस में। कई सारे प्रमोशनल इवेंट्स और लोन स्कीम्स लॉन्च किए गए ताकि लोग अपने हायर एजुकेशन को परस्यू कर सकें। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इन एजुकेशनल सेक्टर। एजुकेशनल सेक्टर के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या क्या हैं? सबसे पहला एजुकेशन फॉर ऑल। ये भी एक मतलब आपका क्या कहते हैं, स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम। मतलब ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है। सबको माना जाता है कि हम लोग की गवर्नमेंट चाहती है कि सबको एजुकेशन दें, मगर आज तक उसको अचीव नहीं कर पाई। लिटरेसी रेट जो है बोथ अडल्ट एज वेल एज यूथ में वो इंक्रीज हुआ है, बट देयर आर स्टिल अ लार्ज पॉपुलेशन इज इलिटरेट। लिटरेसी रेट बढ़ा है, मगर बहुत बड़ा पॉपुलेशन ऐसा भी है जो इलिटरेट है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट करता है गवर्नमेंट को कि वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करे 14 साल के लोगों तक, 14 साल के बच्चों को, बट वी हैव नॉट अचीव्ड इट येट बाई 100%। मतलब अभी भी 100% बच्चे ऐसे नहीं हैं जिनको हम लोग 14 साल के एज तक फ्री एजुकेशन दे पाए हों। दूसरा, जेंडर इक्विटी। हम मेल और फीमेल दोनों को इक्वल समझें। बेटर देन बिफोर, पहले से बेटर है। Nowadays, it is a positive indication that male and female are becoming literate equally। मतलब आज के डेट में लड़का और लड़की दोनों ही लिटरेट हो रहे हैं। हाँ, पूरा नहीं लेकिन हो रहे हैं। ये इम्प्रूव करेगा सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन। वुमेन जो पहले पिछड़ी मानी जाती थी, आज के डेट में वो लड़कों से आगे निकल चुकी हैं या उनके साथ साथ हर जगह रह रही हैं, तो उनके सोशल स्टेटस को ये इम्प्रूव कर रहा है। इट ऑल्सो मेक्स women अवेयर ऑफ वेरियस हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ फॉर देमसेल्व्स। और आज के डेट में जो वुमेन्स के लिए पहले उन लोगों को नहीं पता होता था कि सैनिटरी पैड क्या होता है, एंड कितने सारे जर्म्स उनकी लाइफ को अफेक्ट करते हैं, डिलीवरी के वक्त किस तरीके से डिलीवरी होना चाहिए, वो हर मंथ जो उनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स आते हैं उसमें उनको क्या क्या प्रिकॉशन लेना होगा। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई एजुकेशन द्वारा। तो आज के डेट में वुमेन अपना हेल्थ बेटर कर पा रही हैं इस एजुकेशन की वजह से।
हायर एजुकेशन अ फ्यू टेकन्स, अभी भी कुछ स्टेप्स लेने बाकी हैं। कई सारे रिपोर्ट्स इंडिकेट्स करते हैं कि लेसर नंबर ऑफ पीपल रीचिंग द हायर एजुकेशन, बहुत कम लोग हायर एजुकेशन तक पहुंच पा रहे हैं। एनएसएसओ डेटा के हिसाब से 19% ऑफ रूरल यूथ जो होता है वो एम्प्लॉयड रहता है, और 2011-12 में जो कि 16% था, कब, अर्बन एरियाज में, मतलब 2011-12 के डेटा के अनुसार जो गांव में रहने वाले जवान लड़के हैं उसका 19% लोग अनएम्प्लॉयड है, और अर्बन एरियाज में यही जो परसेंटेज है वो 16% है। These figures are vast as 30% unemployment in terms of women graduates. जो women graduates हैं उनके केस में ये जो रेशियो है वो बहुत बुरा है, बहुत बुरा इन द सेंस कि 30% तक जो women ग्रेजुएट्स हैं, जो ग्रेजुएशन कर चुकी हैं, वो अनएम्प्लॉयड थी 2011-12 में। इसके साथ हमारा जो चैप्टर 5 है वो ख़त्म होता है, सॉरी चैप्टर 5 नहीं, जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन चैप्टर है, आई डोंट नो चैप्टर का नंबर क्या है, बट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इसके साथ ख़त्म होता है। आप लोगों को करना क्या है, देखो एक चैप्टर में एक ही चीज़ें बार बार अलग अलग तरीके से बताई जाती हैं, तुमको बस करना क्या है कि उस चैप्टर में उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं उनको समझो और उसके बेसिस पे अपने पॉइंट्स बनाओ। कोई नहीं काटने वाला एग्जाम में, हम बार बार यही समझाए हैं, तुम लोग 12th का एग्जाम देने जा रहे हो, पीएचडी का नहीं, उससे रिलेटेड लिख के आना। जरूरी नहीं है रट्टा मार के लिख के आओ, रिलेटेड भी लिख के आओगे फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं हम लोग।